Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। लेट्स सी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 एक और नया एक्ट। अभी हमने पहले डिस्कस किए फैक्ट्रीज एक्ट, वेजेस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो आज हम नया एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो अगर आप एक्ट का नाम देखोगे तो क्या सुजेस्ट कर रहा है? टू कंपेंसेट द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को कैसे कंपेंसेट करना है? तो एम्प्लॉयज को कब कंपेंसेट किया जाएगा? इनकेस अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस केस में एम्प्लॉयज को कैसे कंपेंसेट किया जाएगा? तो उन सबको रेगुलेट करता है ये वाला एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 का एक अनदर नेम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो कई बार हम इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं, कई बार हम इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923? The act was made to offer compensation to the workers who have encountered injuries due to an accident during their employment. अगर वर्कर्स का काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी वजह से अगर उनको कोई इंजरी आई है तो उन सबको रेगुलेट करेगा वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923। This act ensures that rights of the laborers are maintained even after they encounter some disability or death due to an accident during their work। अगर काम करते हुए कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है तो भी उनके राइट्स जो है वो मेंटेन रहे। एप्लीकेबिलिटी, तो ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स, रेलवे, शिप्स, सर्कसेस। सो दैट मींस ये एक्ट सब जगह एप्लीकेबल हो रहा है। नॉट एप्लीकेबल टू, आप उल्टा पढ़ो, जहां नहीं एप्लीकेबल है उसको याद रखो, तो बाकी सब जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। Not applicable to members of armed forces of union, employees covered by ESI Act, casual workers and workers employed otherwise than for employers trade or business। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज कवर हो रहे हैं ईएसआई में, बेनिफिट तो एक ही बार ही मिलना। अगर ईएसआई में बेनिफिट मिल गया तो आपको कंपनसेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो आपके कैजुअल वर्कर्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, कवरेज ऑफ वर्कमैन। All workers, irrespective of their status or salaries, either directly or through contractor or a person recruited to work abroad। तो that means सभी तरह के workers जो हैं वो इसके अंदर cover हो रहे हैं। Eligibility, any workman who is injured by accident arising out of and in the course of his employment or contracts occupational disease peculiar to his occupation। अगर काम करते हुए एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई इंजरी आ गई या कोई डिसीज उसको लग गया, तो उन केसेस में उस वर्कर की एलिजिबिलिटी इस एक्ट के अंदर बन जाएगी। बेनिफिट्स, इन केस ऑफ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी, अगर डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, उससे वर्कर की डेथ हो गई, तो उस केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 whichever is more। तो ये उसको पे किया जाएगा। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, पहले तो हमने बोला डेथ हो गई तो 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर और 1,20,000 whichever is more उसको पे किया जाएगा। अगर उसकी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो उस केस में 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर और ₹1,40,000 whichever is more उसकी ये पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट, when permanent, partial disablement or temporarily disablement resulting from injury as prescribed under the schedule। कोई डिसेबलमेंट है, वो पार्शियल है, ये टेम्पररी है, परमानेंट है, तो ये शेड्यूल के अंदर उन्होंने लिस्ट दी हुई है जहां से हमें पता चलेगा कि इसको शेड्यूल में पार्शियल डिसेबलमेंट ट्रीट किया गया और इसको टेम्पररी डिसेबलमेंट ट्रीट किया गया, इसको परमानेंट डिसेबलमेंट ट्रीट किया गया, तो वो शेड्यूल है उसका। इन केस ऑफ डेथ, फनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000। तो डेथ के केस में फनरल एक्सपेंसेस के लिए एक्सक्लूसिवली 5,000 की पेमेंट रखी गई है।
रेलिवेंट फैक्टर इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ वर्कमैन। हमने यहाँ पे बोला मंथली वेजेस इनटू रेलिवेंट फैक्टर, तो जो रेलिवेंट फैक्टर वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? ऑन द एज ऑफ द वर्कर। For the purpose of calculation of compensation, the monthly salary ceiling is rupees 8,000 as per central government notification. तो सीलिंग इस केस में कौन सी है? 8,000. In the event of death or in the event of any dispute, the compensation to be deposited with the commissioner within 1 month. अगर कोई dispute हो जाता है तो उस केस में compensation जो है कमिश्नर के पास 1 महीने के अंदर अंदर डिपॉजिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट, when an employee is not liable for compensation, हमने ये तो बोल दिया कि सब एलिजिबल है, सभी वर्कर्स इसके अंदर एलिजिबल हो रही है, तो एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन डाल दिया कि एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करनी है। बट when an employee is not liable for compensation, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी हैं जिनमें एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, तो वो हम क्राइटेरियाज चेक करते हैं। In respect of an injury which does not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding 3 days. अगर कोई उसको चोट आई है जिसकी वजह से उसकी टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है, वो 2 या 3 दिन के लिए हुई है, तो 2 या 3 दिन के लिए अगर उसकी हुई है तो उस केस में उसको कॉम्पेंसेट करने की नीड नहीं है, तो उस केस में उसको पूरा प्रॉपर कॉम्पेंसेट करने की नीड नहीं है। जो उसकी इंजरी हुई है वो आप उतना उसका एक्सपेंडिचर पे कर दो, उतना उसका जो मेडिकल रिइंबर्समेंट वो आप कर दो उसको। In respect of an injury not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to, अगर कोई इंजरी हुई है किसकी वजह से? The workman having been at the time thereof under the influence of drink or drugs. अगर उसने वर्कर ने ड्रिंक कर रखा हुआ है या उसने ड्रग्स लिए हुए हैं तो उसकी गलती की वजह से अगर इंजरी हुई है तो उस केस में एम्प्लॉयर को कंपेंसेट करने की नीड नहीं है एम्प्लॉय को। Willful disobedience of the workman to an order expressly given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of workmen, or willful removal or disregard by the workman of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing the safety of workmen. मीन्स अगर उसने कोई ड्रिंक कर रखे है, उसने कोई ड्रग्स लिए हुए हैं, कोई डिसओबीडियंस किया है, कोई सेफ्टी मेजर्स उसको दिए गए हैं जो उसने फॉलो नहीं किए, तो अगर वर्कर की गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, तो एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेट नहीं किया जाएगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एंड सीरियस इंजरी विद इन 7 days टू द कमिश्नर। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को रिपोर्ट करनी है। बार अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, any workman relinquishing his rights for personal injury not permissible. Bar of benefits under other enactments, अगर आप किसी और एक्ट के अंदर ये बेनिफिट ले रही हो तो आपको एक एक्ट, इस एक्ट में नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट। When a person is entitled to any of the benefits provided by this act, अगर इस एक्ट में बेनिफिट ले रही हो, he shall not be entitled to receive any similar benefit admissible under the provision of any other enactment. That means उसको ये नहीं है कि एक बार उसकी इंजरी हुई वो वर्कमैन कंपनसेशन में भी ले ले, स्टेट इंश्योरेंस में भी ले ले और भी किसी एक्ट के अंदर वो ले ले बेनिफिट। अगर वो इस एक्ट में बेनिफिट ले रहा है तो और किसी एक्ट में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ये सारे जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज जितने भी हैं, ये सारे वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नेक्स्ट, पेनल प्रोविजंस। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट कर दिया तो 50% of the compensation amount plus interest to be paid to the workman or his dependent as the case may be. तो 50% of the compensation amount और प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट वो भी उसको पे करना पड़ेगा। अदर ऑफेंसेस अट्रैक्ट फाइन अप टू ₹5,000। इसके अलावा अगर कोई है ऑफेंसेस हैं तो उस केस में फाइन उन्होंने 5,000 तक का रखा हुआ है। तो ये था हमारा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है
परमानेंट डिसेबलमेंट भी हो सकती है, टेम्पररी डिसेबलमेंट भी हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको कंपेंसेट किया जाएगा। उसको कंपेंसेट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, वहां पर हमने वो रेट्स पढ़े हैं कि अप टू 120 मैक्सिमम 140 मैक्सिमम उनको वही पेमेंट्स उनको की जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय की गलती की वजह से उसको इंजरी आई है तो उस केस में कंपेंसेशन एक्ट एलिजिबल नहीं होगा, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको वर्कर को कंपेंसेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एमसीक्यूज। अब हम इसी एक्ट के एमसीक्यूज देखते हैं। अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, individual manager subordinate to an employer cannot act as a managing agent. Managing agent includes an individual manager subordinate to an employer. Only employer can act as managing agent. The appropriate government shall appoint managing agent. तो इस एक्ट के अंदर द आंसर इज डी, द appropriate government shall appoint the managing agent. Next, the Workmen's Compensation Act 1923, the Maternity Benefit Act 1961 and the Employees State Insurance Act 1948. तो हमने क्या पढ़ा, यही हमने क्वेश्चन मैटरनिटी के अंदर भी पढ़ा था कि टुगेदर कैन बी एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तीनों एक्ट इकट्ठे एप्लीकेबल हो सकते हैं क्या? मैटरनिटी और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट दो एट ए टाइम एप्लीकेबल होंगे। पहले ऑप्शन में बोला कि तीनों एक्ट एप्लीकेबल है, सेकंड में बोला दो एक्ट एप्लीकेबल है, थर्ड में बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले दो एक्ट एप्लीकेबल है, और डी में कह रहे हैं if the workman compensation act and the maternity benefit act are applicable, the employee state insurance act is not applicable. The answer is D. अगर compensation act और maternity act आपके applicable हो गए तो state insurance act applicable नहीं होगा। Next, provisions of employees compensation act and maternity benefit act do not apply to all industries. Reason, Employees Compensation Act is a comprehensive social security legislation. The answer is C. A and R are right. दोनों ही statement right है and R validates the A. तो दोनों statements जो है वो right है। Next, while working at the construction of a multi-story building of a company, a worker employed by a contractor supplied by Sardar faced an accident and became temporarily disabled. For paying the compensation to the worker, who shall be held responsible as per law? इसके अंदर क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है अपनी लेबर से, उसका एक्सीडेंट हो गया लेबर का, ठीक है, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है? द कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयड द वर्कर। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? द आंसर इज ए, द कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयड द वर्कर। नेक्स्ट, नो कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। कौन सा सेक्टर है जहां बेनिफिट लेने के लिए आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, yes. Employees Compensation Act, yes. The answer is C, both under A and B. Maternity Benefit Act और Employees Compensation Act दोनों एक्ट के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना, आपको कंट्रीब्यूट करने की कुछ भी नीड नहीं है। नेक्स्ट, if the money is due from the employer under the settlement or award, the workman or his assignee can make an application to the appropriate government for the recovery within the period given below. अगर आपने कोई रिवॉर्ड, आपकी मनी ड्यू है, ठीक है, कोई सेटलमेंट और अवार्ड आपके पास आ रहा है, तो उस केस में कितने टाइम पीरियड के अंदर आपकी रिकवरी जो है वो होनी चाहिए? द आंसर इज बी, 1 year, and also after the said period of the appropriate government is satisfied that the applicant has sufficient cause for not making the application within 1 year. तो that means 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है, और अगर 1 साल के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो आपको सफिशिएंट पोज देना है कि आपकी एप्लीकेशन 1 साल के अंदर क्यों नहीं है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस हैज बीन रिसेंटली चेंज्ड। तो किसका नाम चेंज हुआ है? वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। हमने क्या पढ़ा था? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, उसी को वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट कहते हैं। द आंसर इज ए।
Next, which of the following statements relating to the Employees Compensation Act is not correct? Employees Compensation Act के अंदर कौन सी statement correct नहीं है? This act has a link with the Workmen's Compensation Act. Correct. This act is the outcome of the amendment that was made to the Workmen's Compensation Act. Again, correct. This act does not have any provision relating to temporarily disablement of workmen. Wrong. This act has a provision relating to permanent partial disablement. Correct. The answer is C. C wrong statement लिखी है इन्होंने. Next. Assertion. Industrial accidents occur inter alia due to fatigue. Reason. Fatigue is the result of personal health condition of the worker as well as by overwork, monotony and boredom as part of work experience. Quotes. A is right and R is wrong. A is right and the R rightly explains the A. Right. Both A and R are wrong. A is wrong but R is right. The answer is B. A right. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं? फटीग की वजह से भी होते हैं. और फटीग जो है, थकावट जो है, वो किसकी वजह से होती है? ओवरवर्क कर लिया, एक जैसा मोनोटोनी, एक जैसा काम करते करते बोर्डम, बोरिंग काम हो रहा है क्योंकि एक जैसे रूटीन आपकी चल रही है, तो उसकी वजह से भी फटीग आती है, थकावट आती है. द आंसर इज बी. ए इज राइट एंड द आर राइटली एक्सप्लेन्स द ए. नेक्स्ट. If there is willful removal or disregard by the workman of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing safety of workman, तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि employer is not liable to pay the compensation. The answer is B. Next. In case of fatal accident, if the commissioner serves notice to the employer based on his source, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में अगर कोई कमिश्नर जो है वो सर्व करते हैं नोटिस टू द एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन हिज सोर्स, द एम्प्लॉयर कैन नेग्लेक्ट द नोटिस. तो हमें ये स्टेटमेंट्स पहले हम चेक कर लेते हैं. द एम्प्लॉयर कैन नेग्लेक्ट द नोटिस. If the employer thinks liable, he shall make the deposit within 60 days of the service of notice. If the employer thinks liable, he shall make the deposit within 30 days of the service of notice. If the employer is not liable, he shall in his statement indicate the grounds on which he claims liability. तो अब हमें statements दिए हैं. All the statements are correct. All the statements are incorrect. A and D are correct. C and D are correct. The answer is D. C and D are correct. First उसने दिया the employer can neglect the notice. कभी भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट उसने दिया if the employer thinks liable, he shall make the deposit within 60 days of the service of notice. 60 days का टाइम पीरियड नहीं है. If the employer thinks liable, he shall make the deposit within 30 days. So this is correct. And if the employer is not liable, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. तो वो भी अपने ग्राउंड देगा कि उसकी लाइबिलिटी क्यों नहीं बननी चाहिए. The answer is D. Only C and D are correct. Next. Under Workmen's Compensation Act 1923, which of the following are considered to be dependent of deceased workmen for the purpose of paying compensation? तो dependent हम किसको कहेंगे? A minor brother or an unmarried sister of a or a widowed sister. ठीक है, ये भी dependent है. A widowed daughter-in-law, dependent. A minor child of a predeceased, dependent. A minor child of a predeceased daughter, where no parents of the child is alive, dependent. A paternal grandparent if no parent of the workman is alive, dependent. So that means 1 2 3 4 5 सारे के सारे डिपेंडेंट के कैटेगरी में आपकी आ रही है. The answer is D. 1 2 3 4 and 5. Next. Under this act, employers shall not be liable to pay compensation in respect of any injury which does not result in the total or partial disablement of the workman for a period of not exceeding, हमने क्या पढ़ा था? 3 days. The answer is B. 3 days. अगर 3 दिन तक की सिर्फ उसकी इंजरी है तो उस केस में उसको कंपेंसेशन पे करने की नीड नहीं है. उस केस में सिर्फ उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो रिम्बर्स कर सकता है. Under this act, employers shall not be liable to pay compensation in respect of any injury not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident.
किन केसेस में एम्प्लॉयर जो है वो कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, यस। अगर वर्कर ने ड्रिंक कर रखा है या ड्रग्स लिए हुए हैं तो उस केस में वो कंपनसेशन पे नहीं करेगा। ड्यू टू द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द वर्कमैन to an order expressly given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of workmen, yes. Due to the willful removal or disregard by the workman of any safety guard or other device he knew to have been provided for the purpose of securing the safety of workmen, all of the above. The answer is D. अगर उसने ड्रिंक कर रखा है, ड्रग्स लिए हुए हैं, डिसओबे कर रहा है या फिर सेफ्टी गार्ड जो उसको दिए गए हैं वो उसको ऑप्ट नहीं कर रहा, तो उन केसेस में अगर कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है एम्प्लॉय को कंपेंसेट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का एक्ट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया कि अगर काम करते हुए एक्सीडेंट कोई हो जाते हैं, कोई वर्कमैन को इंजरी आती है, तो उस केस में उसको कितना कितना कंपेंसेट किया जाएगा, कैसे कैसे उसको कंपेंसेट किया जाएगा, उसकी जो डिसेबलमेंट है वो टेम्पररी है या पार्शियल है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसको कैसे किया जाएगा, उसकी जो डिसेबलमेंट है वो टेम्पररी है या पार्शियल है, उसको एनेक्सर है, इसके अंदर शेड्यूल्स है, वहां से चेक कर सकते हैं, और उसको कितनी पेमेंट की जाएगी। तो ये था हमारा आज का एक्ट, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।